हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखो, आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी जो हमारे मतलब जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को जितना लाइक और शेयर करते जाइए। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है। तो एनसीईआरटी का चैप्टर देख लेते हैं। सबसे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री आप लोग सोचते होगे, कभी पढ़े होगे एंशियंट, जब भी पढ़ते हो तैयारी करते होगे कि इतिहास कैसे बना, मतलब भाई क्या इतिहास किस प्रकार का होता है। तो देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन क्या हैं, मतलब कैसे जानते हैं कि ये एंशियंट हिस्ट्री है, ये मेडिवल हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। कैसे जानते हैं, तो इनके साधन क्या रहे उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधन दो भागों में बांटा गया है। मतलब प्राचीन जो पुराने जो भारतीय साधन है, ठीक है, उसको दो भागों में बांटा गया। कैसा? एक साहित्यिक, एक पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, जिसमें जैसे लिखा जाता है, ठीक है, जैसे अभिलेख हो गए, ताम्रपत्र हो गए, वगैरह वगैरह। तो क्या उस टाइम पे लोग लिखने लगते थे क्या? सब साहित्यिक ही, मतलब जब बच पैदा हुए थे, जब बिल्कुल आदि मानव की तरह थे, क्या वो लिख लेते थे ना? नहीं लिख पाते थे ना, समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं लिख पाते थे, क्या करते थे? तो जानवरों की तरह रहते हैं। क्या जानवर लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते ना। तो उनमें धीमे धीमे डेवलपमेंट होता है, ठीक है, निखार आता है। लेकिन और एक साहित्यिक साधन हो गया। लेकिन जब वो लिख नहीं पाते थे, तो हमें ये कैसे पता पड़ा कि ये पुरातात्विक स्रोत हैं, ये वो वगैरह, उनके बारे में जानकारी कैसे मिली है? तो एक देखो, दो भागों में बांटा गया, एक साहित्यिक साधन और एक पुरातात्विक साधन। साहित्यिक साधन जिसमें जैसे अभिलेख वगैरह बता चुका मैं। पुरातात्विक साधन क्या होते हैं? पुरातात्विक साधन वो होते हैं जिसमें पत्थर वगैरह से जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे पत्थर वगैरह, जैसे पत्थर से जो जानकारी मिलती है, ठीक है, तो पुरातात्विक साधन होते हैं। पुरातात्विक साधन वो जिसे पत्थर वगैरह जानकारी मिलती है, उसे पुरातात्विक साधन कहते हैं। तो इसकी जानकारी हमें ऐसे मिलती है, ठीक है। अब पुरातात्विक साधन से मिलती है। तो देखो, साहित्यिक साधन दो प्रकार के हैं, साहित्यिक साधन भी दो प्रकार के हैं। देखो, धार्मिक साहित्य मतलब क्या बोल रहा है कि पुरातात्विक साधन जो देशी और विदेशी दोनों में, पुरातात्विक साधन जो देशी और विदेशी दोनों में। साहित्यिक साधन दो प्रकार के, एक होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य मतलब जैसे हमारे क्या होते हैं, कोई ग्रंथ वगैरह, ठीक है। एक लौकिक साहित्य मतलब अपने बारे में कोई वर्णन करवाए, ठीक है। तो धार्मिक लौकिक साधन। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा साहित्यिक साधन कितने प्रकार के होते हैं। तो साहित्यिक साधन डिवाइड बाई टू टाइप्स। एक होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है लौकिक साहित्य, ठीक है। अब देखो, धार्मिक साहित्य क्या होता है। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ, एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ, एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ दो प्रकार के होते हैं, जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि, ठीक है। श्रुति, जिसमें वेद, ब्राह्मण, ब्राह्मण जो वो ग्रंथ होता है, वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें श्रुति, वेद, ब्राह्मण इत्यादि आते हैं। स्मृति, जिसके अंतर्गत रामायण महाभारत आती है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति, स्मृति। अब क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले आपसे अगर जो, कि ब्राह्मण ग्रंथ कितने प्रकार के? दो होते हैं, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति, ठीक है। अब श्रुति के अंदर क्या आता है? ब्राह्मण, उपनिषद वगैरह। और स्मृति, अब कोई यही पूछ ले, कोई भी पूछ ले आपसे कि रामायण किसके अंतर्गत आती है, तो देखो जो भी होता है ये सब स्मृति के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के होते हैं। लौकिक साहित्य कितने? धार्मिक साहित्य, लौकिक, धार्मिक साहित्य बता दिया। अब लौकिक साहित्य चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के चार प्रकार के ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना तथा गद्य साहित्य। कितने? अब लौकिक साहित्य पूछ ले कोई, कितने प्रकार के होते हैं? लौकिक साहित्य चार प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि लौकिक साहित्य कितने प्रकार के होते हैं। वैसे पूछा नहीं जाता ये, ठीक है, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए। तो लौकिक साहित्य इतिहास, अब ये पता होना चाहिए आपसे। क्वेश्चन ऐतिहासिक साहित्य आ रहा है तो ऐतिहासिक, जैसे कोई भी कथा वगैरह पढ़ते हो, तो कोई इतिहास एंशियंट चीज़, पुरानी चीज़ पढ़ते हो कोई, तो किसके अंदर? तो लौकिक साहित्य क्या, कोई विदेशी विवरण, जीवनी किसी की, तो सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब प्राकृतिक सामग्रियों को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे प्राकृतिक सामग्रियाँ जो हैं, मतलब जो पुरातत्विक मैं बता चुका, जो पत्थर वगैरह से जो जानकारी मिलती थी, ठीक है, उनको तीन भागों में बांटा गया है। जैसे अभिलेख, अभिलेख मुद्राएं अभिलेख मुद्राएं तथा भग्नावशेष व स्मारक, ठीक है। ये तीन भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं साहित्यिक साधन। साहित्यिक साधन क्या है? अब देखो, साहित्यिक साधन क्या है हमारे? धार्मिक साहित्य बता चुका, धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, श्रुति, वेद, ब्राह्मण, स्मृति हो गया, ठीक है।
अब्राह्मण ग्रंथ हो गया, लौकिक साहित्य हो गया, ऐतिहासिक साहित्य हो गया, विदेशी विवरण हो गया, जीवनी कल्पना। ये ना आपको याद नहीं, रट्टा नहीं मारना, बस माइंड में क्लिक रखना है, ठीक है। पुरातात्विक साधन क्या है? पुरातात्विक जिसमें देखो अभिलेख, अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं बताओ जल्दी। रिप्लाई मी, रिप्लाई प्लीज 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 गाइस, रिप्लाई। अभिलेख होते हैं जिनमें जैसे पत्थरों वगैरह में काट फीट के तराशा जाता है, उसे अभिलेख कहते हैं। मुद्राएं क्या होती हैं? अभिलेख मुद्राएं क्या होती हैं? जैसे कोई भी पहले क्या कैसी मुद्राएं चलती थी? सोने की चलती थी, किसकी, तो उसमें कुछ भी मतलब जैसे पेड़ के बना दे, सिंधु घाटी में क्या था कि मात पूजा बना देते थे, ठीक है। तो ये अभिलेख वगैरह, इनसे जानकारी मिली है, ठीक है। स्मारक, भगवान वशेष स्मारक, ठीक है। अब साहित्यिक साधन क्या है? साहित्यिक साधन देखो, साहित्यिक साधन क्या है? साहित्यिक बता दिए, एक धार्मिक ठीक है। साहित्यिक साधन क्या है? देखो वेद, वेद क्या है? वेद ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ऐसे ग्रंथों में वेद सबसे पुराना, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन, आप क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो आपका वेद है। अब कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है, ठीक है। और ये वे सबसे पहले आते हैं, प्राचीन है और वे सबसे पहले आते हैं, ठीक है। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद आर्यों का, वेद क्या है? आर्यों का सबसे प्राचीनतम वेद। आर्यों, जो आर्य लोग आए थे ना, तो आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। ये ऋग्वेदिक वगैरह में पढ़ने में मिलेगा वैदिक साहित्य में कि आर्य कब आए, कहाँ से आए, ठीक है। जो चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद सामवेद में, साम मतलब ये गाने वगैरह, और यजुर्वेद ये सब बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अथर्ववेद से आर्यों के प्रसार का पारस्परिक युद्ध, अनार्यों, दासों। अब युद्ध मतलब इनके जो, इससे उनके आर्यों के युद्ध वगैरह सबकी जानकारी मिलती थी। उन निरंतर संघर्ष तथा उनकी सामाजिक, धार्मिक संगठन, आर्थिक संगठन तथा विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अथर्ववेद तत्कालीन संस्कृत शिक्षाओं से ज्ञान, अथर्ववेद में क्या होता है कि मतलब जो अभी शिक्षाएं, तत्काल की जो शिक्षाएं चल रही हैं, उसकी संस्कृत तथा विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण के जो बताया, वैदिक मंत्रों तथा साहित्यों की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। वैदिक मंत्रों तथा साहित्यों की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में ऐत्रेय, शतपथ ब्राह्मण, पंचवशी आदि विशेष महत्वपूर्ण ऐत्रेय के अध्याय में राजाभिषेक तथा, मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। 100 अध्याय भारत के प्राचीनतम गंधार शल्प के कई आदि के पंचाल तथा विधेय के संबंध में ऐतिहासिक कहानियां प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। उपनिषद क्या होते हैं? अब उपनिषद पूछ लिया जाता है, मतलब ये सब ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण, अब देखो ब्राह्मण वैदिक मंत्रों साहित्यों की गद्य टीकाओं का जहाँ विवरण ब्राह्मण कहा जाता है। वैदिक मंत्र मतलब जो वैदिक जो मंत्रों की सहायताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में ऐत्रेय, शतपथ, पंचवशी, तैत्रीय, मतलब ये सब होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है किसे बोला जाता है। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषदों में ब्राह्मणादायक तथा छंदयोग सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। उपनिषदों में क्या? ब्रह्म बृहदारण्यक तथा छंदयोग सर्वाधिक प्रसिद्ध। इस ग्रंथों में बिंबिसार के पूर्व की अवस्था जानी जा सकती है। अब बिंबिसार कौन था, ठीक है, तो आपको बताना है बिंबिसार कौन था, ठीक है। अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय, पश्चातकालीन राज्यों का उल्लेख, मतलब ये सब उनके पुत्र वगैरह सबके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, उपनिषद से। अब वेदांग क्या? वेदांग युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की संख्याओं को जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं आते, लेकिन एक माइंड में अगर जो रहता है ना, तो जो आगे की हिस्ट्री आ रही होती है उसके लिए बेसिक नॉलेज हो जाती है। तो वेदांग क्या होते हैं? युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ है, जिन्हें वेदांग कहते हैं, ठीक है। वेदांग का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंक। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंक, मतलब वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की संख्याओं का जन्म हुआ है, ठीक है। वेदांग का जो शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंक, तथा इस साहित्य के पुरुष होने का कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छंद, छंदशास्त्र तथा ज्योतिष वैदिक शाखाओं के अंतर्गत उनका पृथक पृथक वर्ग स्थापित हुआ है, और इन्हीं वर्गों के पाठ ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ है। कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया है। श्रौत सूत्र, जिनका संबंध महायज्ञों से था। श्रौत सूत्र क्या है? जिनका संबंध महायज्ञों से था।
ग्रहसूत्र जो ग्रह संस्कारों पर प्रकाश डालते थे। धर्मसूत्र जिनका धर्म तथा धार्मिक नियमों से था। स्वल्पसूत्र जो यज्ञ, हवन कुंड, वेदी नामक आदि पर इन पे क्या डालते थे, प्रभाव डालते थे। ठीक है। स्मृतियाँ क्या होती हैं? स्मृतियाँ वो होती हैं, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों को क्या धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। धर्मशास्त्र मतलब श्रस्तु वेद विज्ञो, मतलब ये संस्कृत। स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद हुआ है। स्मृतियों का जो उदय हुआ है सूत्रों के बाद हुआ है। ठीक है। तो मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि विशेषताओं की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। ठीक है। तो मनुष्य के मतलब पूरे जीवन की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। ठीक है। महाकाव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शती में की गई थी। अब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, महाकाव्य की रामायण की रचना की गई थी, कब की गई थी? तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली व दूसरी शताब्दी में के दौरान संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है। वाल्मीकि कृत के आभूषण मूलतः 6,000 श्लोक थे। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12,000 हो गए हुए हैं, और फिर 24,000। तो ये इंपॉर्टेंट, एक सीरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ये 6, 12 और अब 24 हो गए हैं। ठीक है। कालांतर में कल कितने थे, मूलतः श्लोक कितने थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित रामायण अब क्वेश्चन ये पूछेगा महाभारत किसके द्वारा, तो महर्षि व्यास द्वारा रचित, ठीक है, महाकाव्य रामायण से वृद्ध इनकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। पहली शताब्दी रामायण का और 4वीं शताब्दी महाभारत का। ठीक है। महाभारत में 888 श्लोक थे। अब श्लोक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। इसका नाम जय संहिता विजय संबंधी ग्रंथ के बाद में गुप्त काल में श्लोकों को बढ़ाकर, मतलब श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात वैदिक ग्रंथ वंशजों की कथा होने के कारण भारत क्यों कहलाया? तो देखो अब क्वेश्चन ये पूछ लेता, भारत क्यों कहलाया? भारत कहलाया मतलब, तो ये क्या होगा, वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा, भारत की वंशजों की कथा होने के कारण ये भारत कहलाया। ठीक है। इस वजह से भारत कहलाया। पुराण क्या होते हैं? पुराण देख लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट होगा जो पुराण होगा, पुराण के बाद हमारा पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त को पुराण कहते हैं। मतलब प्राचीन आख्यान जो होते हैं, ठीक है, उनसे जो होते हैं उन्हें पुराण कहते हैं। ठीक है। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। मतलब 7वीं से 5वीं सदी तक जो पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। कितने टोटल पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। अब ये पुराण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अब कौन कौन से हैं? तो ये देखो, ब्राह्मण पुराण, पद्मा पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है, वायु पुराण, भगवत पुराण, नरदीप मार्कंडेय पुराण, अगेन पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मावैत पुराण, त्रिंग पुराण, लिंग पुराण, पुराह पुराण, तो ये इतने इंपॉर्टेंट पुराण है। ठीक है। अब बौद्ध साहित्य क्या होता है? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक मतलब क्या होता है? महात्मा बुद्ध के पुनः परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए हैं। त्रिपिटक संस्कृत पिटक, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वुलर एवं डिविडिस महोदय ने पिटक का शाब्दिक टोकरी बताया है। सूत पिटक, विनय पिटक और आदि पिटक। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैन साहित्य, मतलब ये आपको ना बस माइंड में रखना है क्लिक हल्का सा, क्योंकि इनके इंपॉर्टेंट नहीं होता है फिर भी। जैन साहित्य क्या होता है? ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की तरह महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की तरह महत्वपूर्ण है, मतलब जैन धर्म। ठीक है। जैन धर्म क्या होता है? तथा अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। अब तक जो मिले हैं, अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि अब तक जो जैन साहित्य मिले वो किस भाषा में मिले हैं, तो ये प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिले हैं। जैन साहित्य जिसे अगम कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? तो जैन साहित्य को अगम बोला जाता है। इनकी संख्या 12 बताई गई है। ठीक है। आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए नहीं के। अब देखो ये सब ना बस आपको सिर्फ माइंड में रखना है। जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा ना, एक एक क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। एमसीक्यूज इतने अच्छे से करवा दूंगा कि बस उसी में हो जाएगा आपको पूरा। बस ये हिस्टोरी की तरह सुनने। इसके बाद अगर जो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी इसी के बाद। अगर जो वो पढ़ रहे हो ना,
तो समझ लो बस सिर्फ स्टोरी के रूप में सुनना है, मैं पूरी क्लास पूरी मतलब पूरे एमसीक्यूज करवा दूंगा, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं हटेगा। विदेशियों का विवरण मतलब यूनानी। अब देखो ये विदेशियों का जो विवरण होता है किसके अंतर्गत आता है, ऊपर मैंने अभी पढ़ा रखा है कि किस के अंतर्गत आता है, लौकिक साहित्य। हाँ हाँ हाँ। पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ठीक है, पुरातत्व के स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं, ठीक है। करीब 1400 ईसा पूर्व पाए गए हैं, मतलब ये यद्य प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगास कोई नामक स्थान के करीब 1400 ईसा पहले पाए गए हैं। ये अभिलेख इतिहास निर्माण में सहायक होते हैं, मतलब ये अगर जो आप इतिहास का जैसे निर्माण हो रहा है ना, तो ये जो अब पुरातात्विक जो भवन निर्माण ये सब मिलती हैं तो ये इतिहास के अभिलेख में सहायक होते हैं। ये अभिलेख अधिकांशतः मुक्तः संभवतः स्तंभों, शिलाओं, तामपत्रों, मुद्राओं, पात्रों से मिले हैं, ठीक है। यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगास, सबसे प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगास कोई से मिले हैं, ठीक है। नामक स्थान करीब 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व पाए गए। इनकी इंद्र वरुण वैदिक देवता कौन थे, इंद्र वरुण मत्स्य आदि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चित्रकला क्या है, चित्रकला देखो, चित्रकला हमें चित्रकला से हमें उस समय के दौरान जीवन मतलब कैसी वो लोग चित्र बनाते थे, माता शिशु ऐसे सब इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है गाइस। इतना ही इंपॉर्टेंट था, मतलब इम्पोर्टेंट क्या था, एक रफली डेमो था आपके माइंड में क्लिक करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो आएगी हिस्ट्री उसके बारे में अच्छे से होगा और डिटेल में होगा, ठीक है। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें।